हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करने वाले हैं बीएससी सेमेस्टर सेकंड केमिस्ट्री के यूनिट फर्स्ट के टॉप इंपॉर्टेंट 20 शॉर्ट टाइप क्वेश्चन और उनके आंसर। ये मान के चल लीजिए यूनिट फर्स्ट से छोटे क्वेश्चंस के लिए आपको कोई दूसरा वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, दूसरी चीज आपको पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं ये बता रहा हूं कि अगर आपके पास में इससे 3 क्वेश्चन आते हैं तो 3 में से 3 क्वेश्चन की मैं गारंटी देता हूं आपको। ये मान के चल लीजिए पूरे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी यूनिट में छोटे क्वेश्चन को सोल्व कैसे किया जाता है, वो सारी चीजें हम लोग इसमें डिस्कस करने वाले हैं। तो आपका जो यूनिट नंबर फर्स्ट जो है उसका नाम है एस ब्लॉक एलिमेंट एंड पी ब्लॉक एलिमेंट। इसके टोटल आपके पास में 20 क्वेश्चन है। मैं ज्यादा क्वेश्चन नहीं लेके आया यहाँ पे, 20 क्वेश्चन है। लेकिन ये मान के चल लीजिए 20 क्वेश्चन जो है वो आपके 100 क्वेश्चन कवर कर सकते हैं। अभी आप बताऊंगा कि एक जो क्वेश्चन होगा ना वो देखना तुम लोग, एक क्वेश्चन 10 क्वेश्चन लेके सामने आएगा आपको। मैंने इस प्रकार की पीडीएफ यहाँ पे प्रिपेयर की है कि आपको दूसरी चीज पढ़ने की आवश्यकता नहीं है भाई, 1% भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए फिर आपको मैं शुरू करवाते हैं। देखो एक चीज मैं आपको पहले समझा देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ आपके लिए। देखो आपका जो पेपर होता है वो 100 अंक का होता है, ठीक है। इस पेपर को 3 पार्टों में डिवाइड करते हैं अपन। ये पार्ट ए है, ये पार्ट बी है और ये पार्ट सी है। इस पार्ट के अंदर टोटल आपके पास में 10 क्वेश्चन आते हैं। एक क्वेश्चन 2 नंबर का होता है और ये जो सबसे जरूरी बात है, इसका जो आंसर लिमिट जो होती है ना वो आपके पास में होती है 20 वर्ड्स। मतलब 20 अंकों के अंदर आपको 20 शब्दों के अंदर इसका जवाब देना होता है, ठीक है। ये पार्ट के अंदर आपके पास में 8 क्वेश्चन आते हैं, 8 में से कोई 4 आपको करने होते हैं। टोटल आपके पास में 40 अंक का होता है। इसके अंदर आपके पास में यूनिट वाइज एक एक क्वेश्चन होता है, 4 क्वेश्चन होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 20 अंक का होता है। इन 4 में से कोई 2 क्वेश्चन आपको करने होते हैं, तो टोटल आपके पास में 40 अंक यहाँ से होते हैं। तो पार्ट सी 40 नंबर का होता है, पार्ट बी आपका 40 नंबर का होता है और पार्ट ए जो है वो 20 नंबर का होता है। इसका मतलब पार्ट ए का भी वेटेज ठीक ठाक है। अगर तुम पार्ट ए को भी पढ़ लेते हो ना अच्छे तरीके से, तो तुम ये मान के चलो पास होने के लायक हो, ठीक है। तो अब हम लोग टाइम खराब नहीं करते, हम लोग आपको बताते हैं कि कौन कौन सी क्वेश्चन मैंने इसके में इंक्लूड किए हैं। मैं आपको एक पहली बात एक तरीका बता देता हूँ मैं इसको। इसमें मैंने जितने भी क्वेश्चन बनाए ना, ये प्रीवियस एग्जाम जो है उनके आधार पर और जो आपके लेटेस्ट एग्जाम हुए हैं उनके आधार पर। ये नहीं कि मैंने केवल शेखावत यूनिवर्सिटी के बेसिस पे बनाए हैं, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी है उसके बेसिस पे बनाए हैं, एमडीएसयू के बेसिस पे बनाए कि क्वेश्चन कौन कौन से पूछे जा रहे हैं। देखो प्रेजेंट में जो सवाल पूछे जाएंगे ना वो क्या होंगे आपके पास में, वो लेटेस्ट में जो क्वेश्चन बन रहे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग पूछे जाते हैं। मैंने देखो जो क्वेश्चन बनाए हैं मैंने इनके आंसर भी रखे हैं, लेकिन कुछ क्वेश्चंस के मैंने आंसर नहीं रखे। मुझे जो लगा ना कि ये क्वेश्चन जो है वो इजी हैं, बच्चे कर सकते हैं, तो उनके आंसर मैंने नहीं रखे हैं, क्योंकि बेफालतू की पीडीएफ जो है वो लंबी होती चली जाएगी। पीडीएफ जो है उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहाँ से तुम लोग को टेलीग्राम मिलेगा, टेलीग्राम पे तुम ज्वाइन करोगे और वहाँ पे आपको मिल जाएगी आपके पास में वाली पीडीएफ। तो देखो पहला क्वेश्चन आपके पास में एस ब्लॉक तत्वों में विकिरण संबंध, डायगोनल रिलेशनशिप से हर बार सवाल आता है, इस बार भी पक्का बनेगा। डायगोनल रिलेशन है कहाँ कहाँ पे, एक तो किस में है, एक तो आपके पास में किस में है, एक तो है आपका कौन सा लिथियम और किसका है मैग्नीशियम का है, और दूसरा किसका है बोरॉन और किसका है भाई एल्यूमिनियम का। दोनों को पढ़ लो भाई। पढ़ना क्या है इसके अंदर, एक तो आपको पढ़ने की इसके अंदर कोई भी 3 समानता पढ़ लो और 3 इनमें क्या कर लो असमानता। समझ गए बात को तुम लोग। मतलब कि सबसे ज्यादा सवाल पूछे समानता के सवाल इसमें बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, तो समानता वाले टॉपिक पढ़ लो तुम तो, ठीक है। डिफरेंस वाले जो एक दो बातें ना वो डिफरेंस वाली बातें ध्यान में रख लो। पहला क्वेश्चन ये है। दूसरा क्वेश्चन है लिथियम तथा मैग्नीशियम के बीच कोई 2 समानता, ये लो आ गया क्वेश्चन आपका। तीसरा आपके पास में कि लिथियम के कार्बोनेट को गर्म करने पर क्या होता है। देखो आप सबको पता है कि लिथियम के कार्बोनेट को अगर गर्म करोगे, लिथियम नहीं मैं तो ये बोलता हूँ कि चाहे आपके पास में आपका वर्ग नंबर 1 की धातु का कार्बोनेट हो, चाहे वर्ग नंबर 2 की धातु का कार्बोनेट हो, कार्बोनेट को जब भी गर्म करोगे ना तो CO2 बाहर निकाल दो उससे। तो देखो इस रिएक्शन को करना बहुत आसान है। कार्बोनेट जब भी आपको सामने है ना कार्बोनेट है और उसको तुम गर्म कर रहे हो, लो भाई साहब को यहीं को आपको समझा देता हूँ मैं थोड़ा सा बड़ा करके इसको। देखो मैं इसको समझाऊंगा तो क्या होगा। कार्बोनेट है तो इसे मैंने लिया किसको, Li2CO3 है। तो मैंने क्या बोला आपको कि जब भी कार्बोनेट आपको दिख जाए ना उसको तुम तो गर्म करोगे ना तो उसके अंदर से CO2 बाहर निकाल दो बस। ये लो CO2 को बाहर निकाल दिया तो फिर बचेगा क्या यहाँ पे बचेगा आपके पास में लिथियम का ऑक्साइड। ये लो आपका हो गया रिएक्शन। तो तुम क्या बोलोगे कि जब भी हम लोग क्या करते हैं आपके पास में कार्बोनेट के जो सॉरी लिथियम के कार्बन को गर्म करेंगे आपके पास में तो क्या होगा CO2 गैस बाहर निकलेगी और किसका फॉर्मेशन होगा आपके ऑक्साइड का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन जो है, अगला क्वेश्चन देखिए आप लोग। अगला क्वेश्चन जो मैंने दिया आपको वो ये है एस ब्लॉक, एस ब्लॉक के प्रथम तत्वों के असंगत व्यवहार। देखो जितना भी आपके पास में चाहे आपका एस ब्लॉक हो चाहे पी ब्लॉक हो, उससे ये सवाल पक्का बनता है, हर बार बनता है सवाल। सवाल क्या है कि कोई सा भी ब्लॉक हो, चाहे आपका एस ब्लॉक हो चाहे आपके पास में पी ब्लॉक हो, इनका जो फर्स्ट एलिमेंट होता है, जैसे आपके वर्ग नंबर 1 में फर्स्ट एलिमेंट कौन होता है आपका लिथियम होता है,
ठीक है, हाइड्रोजन को काउंट मत करो यहाँ पे, हम लोग यहाँ पे एस ब्लॉक की बात कर रहे हैं तो लिथियम होता है, दूसरे में कौन होता है आपका बेरिलियम होता है। अगर बोरोन की बात करूँ तो बोरोन में कौन होता है, फर्स्ट जो आपके पास में कौन है, सॉरी पी ब्लॉक की बात करूँ तो वर्ग नंबर 13 में कौन होता है बोरोन, 14 में कौन होता है कार्बन, 15 में कौन होता है नाइट्रोजन, 16 में कौन होता है ऑक्सीजन, उसके बाद में कौन होता है आपका ऑक्सीजन के बाद में होता है आपका क्लोरीन होता है, ठीक है, सॉरी फ्लोरीन होता है। तो आप लोग क्या करोगे, जो फर्स्ट एलिमेंट के जो इनके जो गुण धर्म होते हैं ना बाकी अदर एटम से क्या होते हैं अलग होते हैं, इनके पीछे का रीजन क्या है वो रीजन तुम लोग सारा का सारा क्या करोगे इसके अंदर मेंशन करने वाले हो। तो इसके अंदर मैंने कुछ रीजन आपको दे रखे हैं और रीजन कौन कौन से हैं वो तुम लोग अच्छे तरीके से पढ़ लेना भाई। एक तो पहला कौन सा आपके पास में इनका छोटा आकार होता है, ये मान के चल लो सारे के सारे में कॉमन रहेगा ये कौन सा पॉइंट, ये छोटा आकार होता है, उच्च ध्रुवण क्षमता होती है मतलब पोलराइजिंग पावर इनका बहुत ज़्यादा होता है। उसके बाद में इनके पास में डी ऑर्बिटल्स नहीं पाए जाते हैं। ये तीन जो है ना ये कॉमन है, आपको कहीं पर कुछ भी नहीं याद आना है परीक्षा के अंदर, ये तीन लिख के आ जाना, तुम तो गलत कोई नहीं करेगा। चाहे आपको जरूरी नहीं कि एस का ही पूछे, चाहे आपको पी ब्लॉक का भी पूछ लेना आपको कि इसका एनोमस बिहेवियर बताओ, तुम तो ये तीनों पॉइंट लिख के आ जाना, गलत 1% भी नहीं होगा आपका, गारंटी इस बात की। ये मेरा 7 साल का एक्सपीरियंस बोलता है पढ़ाने का, मैं कंप्लीट आपके पास में बीएससी पढ़ा रहा हूँ। आप जो लोग जो स्टूडेंट्स मेरे पढ़ाए हुए बच्चे हैं और जो मेरे से पढ़ रहे हैं प्रेजेंट में, तो जो चैनल पे ऐड है तो उनको पता है मैं किस टाइप से क्या तैयारी करवाता हूँ, सब पता है उनको, ठीक है। चलिए भाई अगला करवाते हैं आपको। अगला क्वेश्चन है आपके पास में कौन सा है, अगला क्वेश्चन ये है आपका कि आपके पास में जो अगला दिया आपके पास में बेरिलियम अपने वर्ग के अन्य सदस्य से भिन्न व्यवहार, ये हो गया एनोमस बिहेवियर का क्या रीजन है उसके पीछे के तुम बता दोगे आराम से, ठीक है। छठा क्वेश्चन आपके पास में डी कक्षकों की अनुपस्थिति के कारण बेरिलियम की अधिकतम उपसंयोजक संख्या कितनी हो सकती है, ठीक है। डी ऑर्बिटल होता नहीं है तो फिर क्या होगा, इसके पास में केवल क्या होगा एस ब्लॉक का एलिमेंट है, तो एस ब्लॉक का एलिमेंट है तो अधिकतम कितनी दर्शा सकता है आपको पता होगा ना आपके पास में, तो उपसंयोजक संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है इसकी, 4 आपके पास में हो सकती है आपके, ठीक है। और इसके पीछे का जो रीज़न है वो मैंने यहाँ पे रीज़न भी इसका लिख रखा है, इस रीज़न को थोड़ा सा पढ़ लेना तुम ताकि तुम्हारे माइंड में चीज़ सेट हो सके। चलिए भाई अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन आपके पास में ये है, देखो ये जो क्वेश्चन तुम लोग पढ़ोगे ना इस पीडीएफ को तुम्हें मज़ा आ जाएगा भाई साहब सच में। और अगर आपको सच में ऐसा लग रहा ना कि हाँ यार बहुत इन्फॉर्मेटिव वीडियो ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, पूरा का पूरा करवाऊंगा आपको, चारों यूनिट के छोटे क्वेश्चन बड़े क्वेश्चन सब कुछ मिलने वाला आपको। देखो इसमें क्या बोला मैंने, एस ब्लॉक तत्वों के, एस ब्लॉक तत्वों में क्षार धातुएं भी आ गई और क्षारीय मृदा धातु, मतलब कि एल्काइली मेटल भी आ गई और एल्काइली सॉइल मेटल भी आपके पास में आ चुकी हैं। तो ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन करेंगे तो क्या बनेगा, हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन के साथ में अगर ये रिएक्शन करते तो क्या बनती है। देखो इसको मैंने एक टेबल के फॉर्म में मैंने क्या बना दिया आपके पास में, ये इसको थोड़ा सा मैं आपको हल्का सा मैं इसको जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ ना, तो देखो इसमें मैंने इसके अंदर देखो क्या क्या मेंशन कर रखा है, मैंने इसमें ये कर रखा है, इधर आपके पास में ऑक्सीजन के साथ में रिएक्शन, हाइड्रोजन के साथ में, नाइट्रोजन के साथ में, ये आपके पास में वर्ग नंबर 1 के धातु, ये आपके पास में इनके हाइड्राइड और ये आपके पास में उनके नाइट्राइड। सबको आराम से पढ़ लो, तुम तो आसानी से पढ़ो, तुम सारी चीज़ें आपको क्लियर होंगी, एक के क्लियर हो जाएंगी। अगर कहीं पर भी आपको डाउट होता है तुम कमेंट में कमेंट करो भाई साहब, मैं तुरंत आपका रिप्लाई दूंगा। ये मान के चल लीजिए आपको मात्र और मात्र 1 घंटे के अंदर आपको रिप्लाई मिल जाएगा, ये गारंटी है मेरी। और अधिक जानकारी के लिए आप लोग हमारे यूट्यूब टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो ताकि वहाँ पे जो भी मेरे पास में पीडीएफ्स होंगी वो आपके साथ में शेयर कर सकूँ। अगला सवाल आपका क्वेश्चन नंबर 8 जो है उसको देखो। अब जो आगे क्वेश्चन आने वाले ना सारे के सारे पीडीएफ के फॉर्म में मिलेंगे आपको, मतलब कि टेबल के फॉर्म में मिलेंगे। एक टेबल से आप लोग 10 क्वेश्चन सोल्व कर पाओगे। जैसे मैं आपको बताता हूँ इसमें कैसे सोल्व कर पाओगे। मैंने क्या दिया इसके अंदर, वर्ग 1 क्षार धातु के कार्बोनेट के भौतिक गुणधर्म। अब कार्बोनेट्स के क्या पूछ लिया इन्होंने, फिजिकल प्रॉपर्टी पूछी है। अब फिजिकल प्रॉपर्टी में एग्जाम में आपसे कोई भी सवाल पूछ सकता है, आपको ये पूछ सकता है कि उसकी सोलिबिलिटी पूछ सकता है, उसके पास में आपके पास में आपका जो हीट के प्रति जो उसकी स्टेबिलिटी होती है वो पूछ सकता है, वर्ग में नीचे जाने पर क्या होता है। तो ये सब चीज़ें जो मैंने इसके अंदर मेंशन कर रखी है, आप तो देखो, तुम पढ़ो इसको, पीडीएफ को 3-4 बार पढ़ लो। प्रिंट आउट लेना, प्रिंट आउट ले लीजिए आप लोग, मैं फ्री में प्रोवाइड करवा रहा हूँ भाई आपको, ठीक है। अगला सवाल आपके पास में, क्षारीय मृदा धातुओं में ग्रुप कार्बोनेट्स की तापीय स्थिरता के बारे में क्रम क्या होगा। तो मैंने ये क्रम दे रखा, देखो भाई साहब ये वाला, ये रहा क्रम। आप लोग तो मतलब कुछ भी नहीं करना, आपको सब कुछ तैयार मिल रहा है, हलवा भाई साहब आपके लिए। सवाल आपको पूरे करने हैं भाई साहब, वहाँ पे गलत सवाल नहीं होना चाहिए आपका, ठीक है। अगला सवाल आपके पास में दे रखा है कि इनके अंदर संकुल बनाने की टेंडेंसी क्यों नहीं होती है, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है भाई साहब, इसको इंपॉर्टेंट कर लो भाई साहब, कि संकुल बनाने की टेंडेंसी क्यों नहीं होती है। इसके पॉइंट्स जो है ना वो कर लो तुम लोग, क्या क्या इसके पॉइंट्स जो आपके पास मुख्य पॉइंट क्या है इसका। पहला पॉइंट तो ये है कि इसका बड़ा आकार होता है, आयनिक साइज इसकी थोड़ी सी इंक्रीज होती है। उसके बाद में आवेश घनत्व इनका कम होता है, ठीक है। और रिक्त कक्षक जो होते हैं वो इसके पास में क्या नहीं होता है, प्रेजेंट नहीं होते, सबको मैंने बताया आपको, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपके पास में, अगला क्वेश्चन ये है कि आपका कैल्शियम और मैग्नीशियम जो है वो किस प्रकार से आपके अपना जो जैविक जो क्रियाएं होती हैं इनमें किस प्रकार से काम करते हैं। तो इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा तुम लोग पढ़ लेना।
उसके बाद में ये दे रखा है, इसको इंपॉर्टेंट कर लो भाई साहब, ये इंपॉर्टेंट है भाई साहब, बड़े क्वेश्चन के लिए छोटे क्वेश्चन के, ये 12 नंबर का इंपॉर्टेंट है, 100% आएगा भाई साहब एग्जाम में, ये गारंटी इस बात की कि आपके पास में कोई भी जो आपका क्षारीय धातु होती है उसको अगर जब हम लोग लिक्विड अमोनिया के अंदर इसको डिजोल्व किया जाता है, इसका रंग नीला क्यों हो जाता है, ये मान के चल लीजिए 100% सवाल बनेगा इससे, छोटा नहीं तो बड़ा सवाल बनेगा, लेकिन बनेगा सवाल, ये 100% गारंटी इस बात की। इस रिएक्शन को भाई साहब मैं आपको थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ एक बार ताकि दिख सके अच्छे से आपको। ये जो रिएक्शन मैंने बना रखी है ना, इस रिएक्शन को तुम पढ़ लो भाई साहब। इसमें क्या है, ये मेटल है आपका, और यहाँ पर आपके पास में क्या है, आपके अमोनिया की कुछ मैंने क्या ले रखे हैं, मोल्स ले रखे हैं, एक्स वाई मोल मैंने लिए हैं, ये इसके साथ में रिएक्शन करेगा, और रिएक्शन करने के बाद में क्या बना लिया है, अमोनिया ने इसके साथ में कॉम्प्लेक्स बना लिया, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन रिलीज किया भाई साहब, इलेक्ट्रॉन। और आपको पता है जब इलेक्ट्रॉन रिलीज होते हैं ना आपके पास में, तो फिर क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो पहली बात तो ये है कि उसकी प्रॉपर्टी कैसी हो जाएगी, मैग्नेटिक प्रॉपर्टी की बात करूँ तो कैसा हो जाएगा, वो अनुचुंबकीय हो जाएगा, मतलब कि उसके अंदर पैरामैग्नेटिज्म आ जाएगा। उसके बाद बात करूं कि वो इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन कर सकता है, आपको पता है इलेक्ट्रिसिटी कंडक्शन के लिए क्या है, किसकी आवश्यकता होती है, इलेक्ट्रॉनों की, तो इसके अंदर इलेक्ट्रॉन हो तो फिर इलेक्ट्रिसिटी का कंडक्शन भी करेगा। तो इसके लिए मैंने क्या बना रखा है, एक आपके पास में एक टेबल का फॉर्म बना रखा है, यहाँ पे इसको देखो तुम, मैंने टेबल बना रखा है ना आपके पास में, इस टेबल के अंदर 4 सवाल बन सकते हैं आपके। पहला कि आपके पास में रंग कैसा हो जाएगा उसका, दूसरा चुंबकीय गुण, तीसरा प्रकृति। अब देखो 3 सवाल एक टेबल से कंप्लीट है आपके, तो अगर तुमने इसको अच्छे से पढ़ लिया ना तो सवाल कैसा भी है, जैसे मान लो इसमें सवाल ये आ जाए कि आपके पास में आपका जो क्षारीय धातु है उसका जो अमोनिया के अंदर जो सॉल्यूशन होता है, क्या वो आपके पास में उसकी चुंबकीय गुणधर्म कैसे होते हैं, तो तुम बता दो कैसा होता है, वो अनुचुंबकीय होता है। अगर इलेक्ट्रॉन उसके सारे के सारे अगर क्या है, युग्मित हैं, मतलब सारे सारे पेयर्ड है, तो फिर कैसा होगा, वो प्रतिचुंबकीय होगा। इसमें देखो मैंने मेंशन कर रखा है, एक तो आपके पास में डाइल्यूट सॉल्यूशन है और एक कौन सा कंसंट्रेट सॉल्यूशन है। डाइल्यूट सॉल्यूशन के अंदर ही आपके पास में क्या होते हैं, अंदर ही आपके पास में अनुचुंबकीय होता है, रंग इसका ऐसा होता है और शक्तिशाली अपचायक होता है, जबकि आपके पास में कंसंट्रेट सॉल्यूशन के अंदर ऐसा नहीं होता भाई। तो इसको थोड़ा ध्यान रखोगे कि सॉल्यूशन कौन सा दे रखा है, डाइल्यूट दिया है कि कंसंट्रेट दिया है, इसको थोड़ा सा अच्छे से तुम लोग पढ़ोगे। उसके बाद में एक ये देखो भाई साहब, वर्ग नंबर जो मैं आपको बताऊं कि आपका जो पी ब्लॉक है ना भाई साहब, पी ब्लॉक सच में है ना, मैं बोलूं कि एक प्रकार का टेंशन है भाई। पी ब्लॉक के अंदर टेंशन क्यों है, देखो एक तो इसके अंदर क्या है, मेटल भी पाए जाते हैं। पी ब्लॉक के अंदर कौन कौन मौजूद है भाई, पी ब्लॉक के अंदर मेटल भी हैं, मेटलॉइड भी हैं, और आपके पास में क्या है, नॉन मेटल्स भी हैं, तीनों चीज़ें हैं। इसका मतलब इसके अंदर तीनों प्रॉपर्टी आपको पढ़नी होती है, और तीनों प्रॉपर्टी एक साथ पढ़ोगे ना तो फिर दिक्कत ही दिक्कत है भाई साहब। जैसे इनके ऑर्डर का ये मान के चलो, ऑर्डर तो तुम लोग देख लो, इनका रट लो भाई साहब, ऑर्डर से सवाल बनते हैं भाई, छोटा क्वेश्चन ऑर्डर से बनते हैं हमेशा, ठीक है। तो ऑर्डर देख लो तुम लोग इसमें, जैसे मैंने इसमें सबसे पहला क्वेश्चन जो दिया ना आपका, वो देखो ये वर्ग नंबर 13 के जो आयनन ऊर्जा का जो ऑर्डर है ना, वास्तव में क्या है, अपवाद क्यों पाया जाता है, ठीक है। इसका आयनन का ऑर्डर क्या है, ये वाला है। इसके पीछे जो रीज़न है ना, वो रीज़न भी मैंने इसके अंदर मेंशन कर रखा है कि ऐसा क्यों हुआ है। अगर रीज़न को देखो तो ये रीज़न मैंने मेंशन कर रखा है, देखो भाई ये लो, ये मैंने रीज़न जो है ना इसका मेंशन कर रखा है, ये कंप्लीट रीज़न पढ़ लो भाई साहब तुम। मैंने यही नहीं वर्ग नंबर 13 का पूरा कर रखा है, वर्ग नंबर 14 का कर रखा है, ठीक है। विद प्रूफ आपको सारे के सारे आंसर मिलने वाले हैं, इसको अच्छे से तुम लोग पढ़ोगे, ठीक है। अगला आपके पास में कि अगला सवाल क्या है, निष्क्रिय गैसों नोबल गैसेज जो होते हैं इनके आयनन ऊर्जा अपने आवर्त में सबसे उच्च क्यों होती है। सबको पता आपके पास में क्या होता है, इनका जो आपका ऑक्टेट कंप्लीट और वैकेंट ऑर्बिटल क्या होता है, इसका जो ऑर्बिटल होता है ना, भाइतम कोष जो होता है वो सारा का सारा फुलफिल्ड होता है, तो ना तो इसको इलेक्ट्रॉन लेने की आवश्यकता, ना इलेक्ट्रॉन इसको देने की आवश्यकता है। और फिर क्या होगा आपके पास में, स्थायी इलेक्ट्रॉन विन्यास होने के कारण क्या होता है आपके पास में, ये वाले क्या करते हैं आपके पास में, इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए इसको क्या है, ज़्यादा ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो फिर सीधी सी बात आपको कि आप ये बोल सकते हो सिंपल सा कि इसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है, इसलिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए ज़्यादा आपको एनर्जी देने की आवश्यकता होती है, इसलिए काम होता है, बस सिंपल बात है। अगला सवाल ये है आपके पास में कि ये दे दिया मैंने आपको, कौन सा है अगला जो सवाल आपका, वो है कि फास्फोरस के जो ऑक्सो एसिड्स होते हैं इनकी संरचना बताओ, और आपके पास में क्या है इनके, आपको ये पूछ सकता है कि इससे जो सवाल बनता है ना, ये सवाल इससे सवाल बनने का, इसमें जो सवाल बनेगा ना वो आपको नीचे दिखाता हूँ क्या सवाल बनेगा। पहले तो ये बन लो कि अगर आपको संरचना की जब भी बारे पूछे ना, तो संरचना बनाने के लिए आप तो ये 2 पॉइंट पढ़ लो भाई साहब, ये 2 पॉइंट पढ़ लो, बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कोई भी ऑक्सो एसिड बनाओगे ना आपके पास में, तो कम से कम उसमें एक तो आपके पास में पी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए, ये याद कर लो इस बात को तुम लोग, एक मिलेगा आपको पी डबल बॉन्ड, और बाकी अगर आपके पास में ओ बन रहे ना तो बाकी ओ आपके पास में OH की फॉर्म में ही जाएंगे, वो सिंगल केवल आपके पास में एक डबल बॉन्ड ओ मिलेगा, और ऑक्सीजन बचे आपके पास में तो OH बनेगा, और उसके बाद में हाइड्रोजन बच रहे हैं तो जैसे सिंपल हाइड्रोजन। ये एक बात और सुन लो, ये जो OH वाला हाइड्रोजन है ना वो इसकी एसिडिक नेचर के लिए जरूरी है, समझ लो बात को, OH वाला हाइड्रोजन इसकी एसिडिक नेचर का कारण है, और जो H वाला जो ये डायरेक्ट H है ना आपके पास में, ये किसके लिए है, ये है इसकी अपचायक क्षमता के लिए,
किसके लिए भाई साहब? अपचायक क्षमता के लिए। रट लो तुम इस बात को। देखो इसके अंदर मैंने मेंशन कर रखा है कि POH बंध जो है ना आपके पास में किसके लिए उत्तरदायी है? अम्लीय प्रकृति के लिए है। ठीक है, अम्लीय प्रकृति के लिए भाई साहब एक कौन सा बंध पाया जाता है इसके अंदर? फॉस्फोरस बंध पाया जाता है, ये P डबल बॉन्ड हो पाया जाता है। समझ गए इस बात को? मैंने इसके टेबल बना रखी है, आप लोग उस टेबल को आराम से पढ़ना। देखो ये टेबल ये लो भाई साहब टेबल आपकी कंप्लीट। अब तो मुझे देखो, तुमको जैसे मान लो कि ये पूछे कि स्ट्रक्चर बना के दिखाओ तुम इसको, तो स्ट्रक्चर बनाओगे। देखिए मान लो कोई भी एक एग्जांपल उठा लो, जैसे मैंने मान लो कि मेरे को बनाना है किसका? H3PO3 का बनाना है। देखो मैं आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाता हूँ। इसमें एक फास्फोर से मैं यहाँ पे बना के दिखाता हूँ, फास्फोरस P डबल बॉन्ड O हो गया, एक डबल बॉन्ड चाहिए आपको। उसके बाद में 3 और आपके पास में 2 ऑक्सीजन और बचे हैं, तो एक ऑक्सीजन ये रहा, एक ऑक्सीजन ये रहा। मैंने बोला था कि एक ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O के साथ मिलेगा और बाकी जो ऑक्सीजन है ना उनको OH की फॉर्म में मिलेंगे, तो OH और OH। हाइड्रोजन कितने हो गए इसमें? 2 हाइड्रोजन हो गए, एक हाइड्रोजन और बचा, ये लो भाई साहब। फास्फोरस की वैलेंसी कितनी होती है? 5 होती है, तो ये लो भाई 5 हो गई आपकी। अब देख लो इसके अंदर आपका, अगर मैं आपसे पूछूं कि ये ACD कितना है, ठीक है, मतलब कितने H+ देगा, तो जो आपको मैंने बोला था कि जो OH वाले होते हैं ना वो H+ होते हैं भाई साहब, तो एक H+ यहाँ से, एक H+ यहाँ से, तो कौन सा आपके पास में ये वाला कौन सा आपका? वो है डाइबेसिक। कौन सा डाइबेसिक? देखो मैंने यहाँ पे लिख रखा है इसमें, अगर इसको देखोगे ना तुम लोग अच्छे से, तो इसमें देखो ये लिख रखा है मैंने डाइबेसिक। डाइबेसिक का मतलब समझते हो तुम लोग? क्षारीय। और डाइबेसिक का मतलब ये होता है कि कोई भी अम्ल, देखो बेसिसिटी का पता कैसे लगाते हैं कि कोई भी आपके पास में एसिड हो, जैसे ये मान लो ये एसिड है, तो ये कितने बेस को न्यूट्रल कर सकता है, मतलब कि ये कितने आपको H+ देगा, कि ये कितने OH को क्या कर सकता है? न्यूट्रल कर सकता है। जैसे आपका HCl, तो HCl आपको क्या देता है? केवल एक H+ देता है ना, इसका मतलब ये क्या कर सकता है? केवल एक OH- को क्या कर सकता है? न्यूट्रल। इसका मतलब ये हो गया कि जो HCl है वो कैसा है? मोनोबेसिक है। अब जैसे और एग्जांपल की बात करूं, जैसे मान लो कि आपके पास में क्या हो? H2SO4, तो H2SO4 क्या कर सकता है आपको? H2SO4 2H+ आपको दे सकता है। इसका मतलब ये कितने OH को न्यूट्रल कर सकता है? ये 2 OH को न्यूट्रल कर सकता है, मतलब कि कौन सा? ये डाइबेसिक है। समझ गए बात को? तो सवाल आपको किससे भी पूछ सकता है भाई, आपको बेसिसिटी से सवाल पूछ सकता है, उसकी रिड्यूसिंग पावर से सवाल पूछ सकता है। और रिड्यूसिंग का मैंने बता दिया। अपचायक क्षमता कैसे पता लगाओगे? कि जो PH जो बॉन्ड है ना आपके पास में, ये केवल और केवल क्या है? रिड्यूसिंग के लिए होते हैं। समझ के बात को तुम लोग? स्ट्रक्चर किसी की भी बना सकते हो, कैसे भी बना सकते हो भाई साहब, ध्यान में रखोगे इस बात का तुम लोग सारे के सारे। ऑक्सीडेशन नंबर सबको निकालने आते होंगे मेरे हिसाब से, निकालने आते हैं ना सबको? सबको निकालने आते होंगे मेरे हिसाब से, या फिर बताना पड़ेगा मेरे को? एक का बता के दिखाऊँ आपको? चलो सुन लो, एक का सुन लो। चलो किसका बताऊँ? H3PO2 का बनाऊँ? सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाओ भाई साहब इसकी, तो P डबल बॉन्ड O बना दिया तुम लोगों ने। उसके बाद में कौन रहेगा? उसके बाद में एक OH बचा, तो ये किसकी फॉर्म मिलेगा? OH की फॉर्म में। 3 हाइड्रोजन है, एक आ गया तो 2 और बचे हैं, एक H एक H। आपको पता है कि ऑक्सीजन जो है ना वो फास्फोर से अधिक विद्युत ऋणी है, इसका 2 बॉन्ड है तो यहाँ पे -2 चार्ज है, एक ऑक्सीजन यहाँ पे नेगेटिव -1 है। लेकिन आपको पता है कि फास्फोर जो होता है ना वो हाइड्रोजन से ज़्यादा विद्युत ऋणी है, इसका मतलब ये बॉन्ड इसकी तरफ जाएंगे। ठीक है, मतलब कि इसके ऊपर यहाँ से अगर 2 इसके ऊपर नेगेटिव गया है, यहाँ पे 2 नेगेटिव गया तो यहाँ पे 2 पॉजिटिव आया, यहाँ पे 1 नेगेटिव गया तो यहाँ पे एक कौन सा है आपके पास में? पॉजिटिव आया। मतलब कि फास्फोरस के ऊपर टोटल पॉजिटिव कितना है? 3, लेकिन 2 हाइड्रोजन होने की वजह से इसके ऊपर 2 नेगेटिव भी है, तो 3 तो इसके पास में क्या? प्लस का और 2 माइनस का, तो ऑल ओवर करोगे तो कितना आएगा? माइनस का प्लस का 1 आएगा ना आपके पास में। तो देखो मैंने भी इसके अंदर ये कर रखा है, ये कौन सा आपके पास में? इसका चार्ज देखोगे तो कितना आपका? प्लस का 1 है। डिटेल्स वीडियो मैंने बना रखे हैं, आप लोग अगर प्लेलिस्ट को चेक करोगे तो उसमें डिटेल्स वीडियो मिलेंगे कि सर आप लोग किस टाइप से किए हैं ये भाई। ठीक है, मैं एक लाइव क्लास लूँगा, उसमें आपको बताऊँगा कि कितने यूनिट पढ़ें जिससे हम लोग अच्छे से पास हो जाए। देखना 1-2 दिन बाद में मैं जैसे मेरे को टाइम मिलता है मैं आपके साथ में शेयर करूँगा। अगला भाई साहब ये लो, रट लो। बोरोजीन क्या होता है? बोरोजीन क्या होता है? रट लो भाई साहब, मैं बोल रहा हूँ रट लो इसको, तुम तो छोड़ के नहीं जाना आपको। बोरोजीन क्या होता है? फॉर्मूला पूछे आप तो कैसे बताओगे? बेंजीन की स्ट्रक्चर तो सबको आती है ना, अगर आपको बेंजीन की स्ट्रक्चर आती है ना तो भाई साहब ये मान के चलो बोरोजीन आता है आपको। बेंजीन कैसा होता है? ये होता है ना बेंजीन, ये होता है ना बेंजीन आपका। ठीक है, तो बोरोजीन में क्या होता है? इसमें क्या होता है? सारे कार्बन कार्बन होते हैं, कार्बन 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 कार्बन। आप लोग एक काम करो, बोरोन और नाइट्रोजन को अल्टरनेट क्रम में बना दो, एक जगह बोरोन बनाओ, एक जगह नाइट्रोजन, एक जगह बोरोन बनाओ, एक जगह नाइट्रोजन, एक जगह बोरोन बनाओ, एक जगह नाइट्रोजन। समझ गए? और डबल बॉन्ड जैसे होते हैं उनमें वैसे बना दो, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, बस हो गया काम, हो गया काम खत्म। ठीक है, ये है आपका बोरोजीन। बोरोजीन की स्ट्रक्चर आपसे पूछ सकता है भाई क्या क्या बात है इसके अंदर, तो देखो मैंने इसके अंदर बोरोजीन की, इसको अकार्बनिक बेंजीन भी बोलते हैं भाई साहब, बोरोजीन को क्या बोलते हैं? अकार्बनिक बेंजीन। इसके स्ट्रक्चर में कौन कौन से पॉइंट है रट लो भाई। पहला तो क्या है, इसकी क्या होती है आपके पास में? ये वाली रिंग स्ट्रक्चर होती है। दूसरा पॉइंट क्या है? इसके अंदर 12 सिग्मा बॉन्ड होते हैं और 3 इसके अंदर क्या होते हैं? पाई बॉन्ड होते हैं। सबको पता है, आप लोग इसके स्ट्रक्चर बनाओगे तो पता लग ही जाएगा आपको। sp2 संग्रहित होता है सारा का सारा, सबको पता है इस बात का। चलो आगे करते हैं आपके पास में। अब देखो भाई साहब,
इनर्ट पेयर इफेक्ट से सवाल बनेगा, 100% बनेगा भाई साहब, समझ गए? ठीक है, इसमें देखो कितने मैंने आपके पास में ये सवाल बना रखे हैं, मैंने कितने इसके अंदर ये सवाल बना रखे हैं। पहला तो अक्रिय युग्म प्रभाव क्या होता है, आंसर ये रहा। किन किन तत्वों में होता है, आंसर ये रहा। इसका मुख्य कारण क्या है, आंसर ये रहा। इसके मतलब कारण से क्या बदलाव आते हैं, ये रहा। ये ग्रुप नंबर 13 में क्या प्रभाव होता है, 14 में क्या होता है, 15 में क्या, सारी डिटेल्स मैंने क्वेश्चन बना रखे हैं भाई साहब। आपको केवल पढ़ने हैं, आपको 20 शब्दों के अंदर सवाल देना, जवाब देना आपको वहाँ पे, ठीक है? तो आपका आसानी से काम बन जाएगा। आराम से टेबल जो बना रखी है ना मैंने, जितनी भी टेबल बनाई है सब टेबल को आराम से पढ़ोगे तुम लोग। एक भी टेबल आपको छोड़ के नहीं जानी, इनमें से एक भी टेबल नहीं छोड़ के जानी है आपको, ध्यान में रखना इस बात को, ठीक है? अगले सवाल की बात करते हैं आपका, थोड़ा सा इसको मैं जूम कर लेता हूँ ताकि आपको दिखे अच्छे से। और अगला जो टेबल है आपका वो है सिलिकेट्स के लिए, इंपॉर्टेंट है भाई सिलिकेट्स के लिए भी। सिलिकेट्स के लिए मैंने बना रखा है, सिलिकेट क्या होते हैं, इनकी संरचनात्मक इकाई क्या होती है आपके पास में, इनका संकरण क्या होता है, ऑर्थोसिलिकेट क्या होता है, पायरोसिलिकेट क्या होता है, मेटासिलिकेट क्या होता है, सब कुछ मैंने बना रखा है इसके अंदर। सारे के सारे चीज़ें मेंशन कर रखी है भाई साहब, एक की एक, ठीक है भाई? इसको अच्छे से पढ़ोगे। उसके बाद मैंने एक सिलिकॉन का, ये लास्ट वाला सिलिकॉन का है, इसके लिए मैंने जो क्वेश्चन अधिकतम बन सकते हैं ना सारे क्वेश्चन बना दिए। सिलिकॉन क्या होता है, सामान्य सूत्र क्या होता है इसका, इनको और किस नाम से जाना जाता है, इनकी जो मुख्य संरचना होती है उसमें इसका संरचना सूत्र कैसा होता है, ठीक है? सिलिकॉन्स बनाने के लिए शुरुआती मतलब कि जो रॉ मटेरियल होता है वो किसकी आवश्यकता होती है, सब चीज़ें मेंशन कर रखी हैं। आराम से तुमको ये सारा का सारा पीडीएफ पढ़ना अच्छे से। आप लोग को सारे सवाल मैं गारंटी से बोलता हूँ कि यूनिट नंबर फर्स्ट के छोटे क्वेश्चन गलत नहीं होंगे आपके, ये तय बात है भाई साहब। एक मैंने और बनाया आपके पास में ये वाला पीडीएफ, इसको थोड़ा सा ध्यान से रखोगे भाई, ये इंपॉर्टेंट है थोड़ा सा, इसको थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट कर लेना भाई। इसके अंदर जो भी आपको मैंने छोटे क्वेश्चन बन सकते हैं ना वो सारे के सारे मैंने मेंशन कर रखे हैं, सारे के सारे मेंशन कर रखे हैं। अब बताओ भाई तुम कंप्लीट ये वीडियो देखने के बाद में मुझे ये बताओ सबसे पहले तो कि आपको वीडियो लगा कैसा। अगर सच में आपको लग रहा है ना कि सच में हम लोगों ने अच्छी मेहनत की है आपके लिए, ठीक है भाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें एक बार आप लोग, वीडियो को लाइक करना ना भूलेंगे भाई साहब। दूसरी बात है चैनल, तो चैनल को भाई साहब आपका ही चैनल है, सब्सक्राइब कर लो भाई। और मेरा जो